हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ बोलिए या इसकी विशेषताएँ। तो अब दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जो रचनाएं मैं आप लोगों को बता रही हूँ, द्विवेदी युग के जो भी महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका सामान्य परिचय, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं, वो तो हमें पढ़ना है ही। साथ में दोस्तों, प्रवृत्तियों पर भी एक दृष्टि डालनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रवृत्तियाँ भी पूछता है। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम लोग लगभग द्विवेदी युग के 10 प्रवृत्तियों को बहुत ही डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सिर्फ रचना रचना पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, अब अगर देखिए, एक क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। और मैं आप लोग को जब ये प्रवृत्तियाँ बता लूँगी ना, तो जब एक और प्रैक्टिस सेट द्विवेदी युग का आएगा, तो उसमें मैं विशेषताओं से संबंधित 3-4 प्रश्न ऐसे आपको बताऊँगी ना कि इतने कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। क्योंकि देखिए, चूँकि आधुनिक काल में देखिए भारतेंदु युग भी है पढ़ना है, द्विवेदी युग है, लेकिन क्या है ना कि सब स्टेप बाय स्टेप है। भारतेंदु युग में भी जो है आधुनिकता को दृष्टि में देखकर रचना रचा, द्विवेदी युग में भी, लेकिन कुछ तो अंतर है, तभी तो हम जो है प्रवेश किए द्विवेदी युग में। तो इसलिए विशेषताओं को भी बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो एक एक विशेषता हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ, पहली है दोस्तों कि राष्ट्रीयता की भावना। देखिए, मैं द्विवेदी युग और भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां हैं थोड़ा कोरिलेट करूंगी, और अंतर क्या है वो भी आप लोग को बताऊंगी। ठीक है तो दोनों आधुनिक युग का ही। तो पहली इसमें क्या है कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना। अब राष्ट्रीयता की भावना में जैसे कि देश प्रेम, अतीत गौरव, ठीक है, स्वदेशाभिमान की अभिव्यक्ति हुई है द्विवेदी युग की काव्य जो भी रचनाएं हैं उनमें। मतलब वो एक तरीके से आप लोग को जो मैंने आप लोग को रचनाएं बताई हैं, या जो भी साहित्यकारों को बताया है, उन्होंने यही सब दृष्टि को जो है रख कर ही अपनी रचनाओं में जो है सारी प्रवृत्तियाँ उनमें दिखाई देती हैं द्विवेदी युग की। अब देश प्रेम, अतीत, जैसे देखिए भारत भारती मैंने आपको बताया, ठीक है, वो क्या था, वो उसमें राष्ट्रीयता की ही तो भावना थी। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, एक एक चीज़ देखिए, ये भी आप लोग पढ़िए, अतीत गौरव, देश प्रेम, स्वदेशाभिमान की अभिव्यक्ति। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे दोस्तों कि भारतेंदु युग, ये तो है कि भारतेंदु युग जो है आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है ही, ये तो आप सबको पता है। अब द्विवेदी युग जो क्या था, उसमें जो थोड़ा बहुत और विस्तार करके एक तरीके से आधुनिक युग को विकसित और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ था द्विवेदी युग में। ठीक है, जो कि भारतेंदु युग में नहीं हुआ था। भारतेंदु युग में क्या हुआ था, एक तरीके से प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसे और विस्तृत रूप देने का, विकसित या पल्लवित जो भी कह लीजिए, हिंदी में हैवी वर्ड लेके, सरल वर्ड यह है, उसे विकसित करने का जो भी अवसर प्राप्त हुआ वो द्विवेदी युग में ही हुआ था। ठीक है, अब ये हो गया पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, इतिवृत्तात्मकता, जो कि महत्वपूर्ण विशेषता है। दिव्य भारतेंदु युग में क्या थी दोस्तों, समस्या पूर्ति। ठीक, इसमें क्या था, द्विवेदी युग की सबसे प्रमुख विशेषता इतिवृत्तात्मकता। अब इसके अंतर्गत देखिए, वैसे पढ़ते हैं हम लोग, वैसे मैंने आप लोग को इतिवृत्तात्मकता क्या है, मैंने आप लोग को एक क्लास अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, इससे होता क्या है दोस्तों, आपका जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न आते हैं उसमें गलती नहीं, ना के बराबर होगी। ठीक है, तो पहले इसमें जो है दूसरी विशेषता इतिवृत्तात्मकता, इसमें प्रबंध रचना की प्रकृति है, खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए हैं, मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम है, प्रिय प्रवास एवं साकेत इस युग के महाकाव्य हैं। फिर भी दोस्तों, मैं आप लोग को एक सरल भाषा में इतिवृत्तात्मकता से परिचय कराती हूँ। जैसे इतिवृत्तात्मकता क्या होती है दोस्तों, जैसे कि सीधी सरल स्पष्ट भाषा, जैसे कि होती नहीं शैली, अभिधात्मक शैली, लक्षणा व्यंजना, तो उसमें जो अभिधात्मक होती है वो जैसे कही जाती है वैसे ही समझी जाती है। तो एक तरीके से इतिवृत्तात्मकता अब यूँ कह लीजिए अभिधात्मक शैली है, या फिर सीधी सरल स्पष्ट भाषा है। ठीक है, इस शैली में जो है कवि विषय को सीधे सीधे कहते हैं, और मतलब समझने वाला भी बहुत ही आराम से
समझ लेता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए और कुछ नहीं इसमें। और एक चीज़ ये कि इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्ति है। इतिवृत्तात्मकता क्या है मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक, सरल और सीधी भाषा में, बस यही आप लोग को जानना है कि यह एक अभिधात्मक शैली या सीधी सरल स्पष्ट भाषा होती है। इस शैली में जो है कवि सीधे बात को कहता है। और यह किसकी विशेषता है, किस युग की, द्विवेदी युग की। बस 2 पॉइंट आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं भी मतलब समझ में आ रहा है, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के निगेटिव कमेंट भी एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि दोस्तों देखिए, पॉजिटिव और जब निगेटिव का बैलेंस बनता है ना, तभी तो सुधार होगा। तो ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, या फिर अगर कुछ कमियां रह जा रही हैं तो भी आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, तो ठीक है, अब अगला महत्वपूर्ण द्विवेदी युग की विशेषता है कि नैतिकता एवं आदर्शवाद। अब इसमें क्या है कि श्रृंगार भावना का विरोध हुआ और नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित है। अब देखिए, इसमें श्रृंगार भावना का विरोध आप लोग एक तरीके से ऐसे समझिए कि जो भी मतलब रचनाएं रची गई, वो जैसे कि अश्लील श्रृंगार का एक तरीके से परित्याग किया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ नैतिक मूल्यों पर ही बल दिया गया। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें जो है द्विवेदी युग में बुद्धिवादी प्रतिष्ठा के साथ साथ अश्लील श्रृंगार का भी परित्याग किया गया। और उसके बाद किसको एक्सेप्ट किया गया दोस्तों, नैतिकता को। और एक और जो है वर्ड आता है उपयोगितावाद। ठीक है, नैतिकता, और ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग नैतिकता जो है ऑब्लिक करके उपयोगितावाद जो है शब्द को भी याद रखिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये भी जो है, अब देखिए यहाँ पे तो सही नहीं लिख पा रहा है उपयोगितावाद, तो आप लोग ये जो है 3 शब्द याद रखिएगा, नैतिकता, आदर्शवाद और उपयोगितावाद। किसकी विशेषता है, द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्ति की। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युग में मतलब प्रकृति का स्वच्छंद रूप से जो है चित्र देखने को मिलता है। प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस युग में प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण जो है दिखाई दिया या अभिव्यक्ति हुई प्रकृति की स्वच्छंद चित्रण के रूप में, तो द्विवेदी युग है वो। इसमें देखिए श्रीधर पाठक आते हैं ना स्वच्छंदवादी कवि के रूप में, राम नरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया हुआ है। ठीक है, 5वां प्रमुख विशेषता है कि सामाजिक समस्याओं का चित्रण। ठीक है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। अब इसमें क्या है, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया गया। ठीक है, अब नारी की दयनीय स्थिति से देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो साकेत का आप लोग को बताया था, साकेत में देखिए उर्मिला को उपेक्षित नारी के रूप में जो है दर्शाया गया है ना। तो यही सब देखिए देखिए द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता यही है। एक तरीके से जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं सब इसी के इर्द गिर्द हैं, तभी तो विशेषता मतलब यही तो होता है कि कंप्लीट मतलब उसका निचोड़ कि हाँ इस युग के कवि किस पर अधिक बल दिए हैं अपनी रचनाओं में, तो वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें जो है सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण जो है उभारा गया है अपनी अपनी रचनाओं में, जो भी इस युग के कवि रहे हैं। छुआछूत, अब सामाजिक समस्याओं में बहुत सारे आ जाएंगे, सांप्रदायिक जो दंगे वगैरह होते हैं वो भी आ जाते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति, और जैसे कि मैंने बताया कि सांप्रदायिक जो भी समस्या आती है वो भी सामाजिक समस्याओं में ही है। फिर उसके बाद है 6वां विशेषता की अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं देखिए बहुत सारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी है, श्रीधर पाठक की भी है, मैथिली शरण गुप्त भी की कल मैंने बताया 3 है। अब 3 कौन कौन है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों को बताया है मैथिली शरण गुप्त की 3 अनुदित जो है काव्य कृतियाँ। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं रेखा शर्मा जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरे हर कमेंट का जो है जवाब देती हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और आप लोग भी कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर जैसे अब मैं हिंदी से ही तो रिलेटेड प्रश्न पूछती हूँ, ऐसा है नहीं कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अब आप लोग का रिवाइज भी तो हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग अगर उस टाइम नहीं जो है आ रहा है ध्यान में तो देख के कीजिए, बट आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और रेखा जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, जो आप जो है कमेंट का जवाब देती हैं। तो अगला है
कि अनुदित रचनाएं, इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। फिर है सातवां प्रमुख विशेषता कि इसमें जो है काव्य रूपों की विविधता देखने को मिलती है। एक और तो महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया है। प्रगति मुक्तकों को प्रारंभ भी इस काल में हो गया था। ठीक है। फिर अगला है कि काव्य भाषा में, ये देखिए बहुत अच्छा जो है, यहाँ से भी दोस्तों पूछता है, इसमें ना कन्फ्यूजन बड़ा हो जाता है, वो भी मैं बताती हूँ आप लोग को। पहले तो ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि आठवां विशेषता है कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। अब देखिए जो भारतेंदु युग था उसमें ब्रज भाषा पर ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है। अब द्विवेदी युग में जो है खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादातर हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में किया गया। ब्रज भाषा का भारतेंदु युग में ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है। और द्विवेदी युग में दोस्तों खड़ी बोली, ये आप लोग को याद रखना है पॉइंट। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो रेगुलर वीडियो देख रहा है वो समझ रहा होगा दोस्तों। अब ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि विशेषताएं हैं, अरे हटाओ रचनाएं पढ़ना है, ये गलती नहीं करना है। विशेषताओं को भी अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, मैं देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ ही आप लोग को पढ़ाती हूँ, फालतू मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ ये है कि मतलब जो भी टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगता है लगभग कंप्लीट ही दोस्तों आप लोग को करा ही देती हूँ। और बाकी तो आप लोग खुद समझदार है, आप लोग को क्लास कैसी लग रही होगी तो खुद समझ में आ रहा होगा। बट आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, मैंने बोला ना कि निगेटिव भी कीजिए। निगेटिव में मतलब ऐसा मतलब कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं या मतलब और सुधार की ज़रूरत है या फिर नहीं समझ में आया कोई टॉपिक, ये सब आप लोग कीजिए कमेंट, तभी तो पता चलेगा। वरना मैं तो अपना ठीक है पढ़ा दे रही हूँ। अब ऑफलाइन तो क्लास है नहीं दोस्तों कि हाँ हम आप लोग को देख के पढ़ा रहे हैं, आप लोग की भावनाओं को समझ रहे हैं ना। कमेंट बॉक्स है, इसमें मिला है तो कमेंट कीजिए आप लोग, है ना। तो ठीक है, इसमें जो है छंदों की विविधता दिखाई देती है। किसमें? द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति की विशेषता है यह। काव्य में प्राचीन छंदों दोहा, चौपाई, रोला और क्या भैया सवैया, कुंडलियों के साथ साथ संस्कृत वर्ण वृत्तों, हरिगीतिका, अच्छा हरिगीतिका, फिर है उपेंद्र व्रजा और इंद्र व्रजा और एक मिनट दोस्तों, शार्दुल, विक्रीडित, ताटक आदि का प्रयोग। क्या क्या दोस्तों, ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है हरिगीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दुल, विक्रीडित, ताटक आदि का प्रयोग किया गया है। मतलब कि छंदों की विविधता ये याद रखिएगा, ये नहीं याद रखेंगे चलेगा। ठीक है। अब अगली और लास्ट महत्वपूर्ण विशेषता क्या है देख लेते हैं हम लोग। अगला है जो है दोस्तों कि द्विवेदी युग का महत्व। अब देखिए हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया, ये पॉइंट याद रखिए। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया। ये पॉइंट इधर से लेके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि द्विवेदी युग की महती उपलब्धि, ये तो रचनाओं से संबंधित है। द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि, मैथिली षड़क गुप्त कृत साकेत महाकाव्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास, पता नहीं क्यों प्रिय प्रवास का मुझे प्रियवास ही बार बार याद आता है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी गड़बड़ हो जाता है। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य, ब्रज भाषा के सुकवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक भी इस युग की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति मानी जा सकती है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बस यही विशेषताएं हैं और ये 10 विशेषताएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर आप लोग देख लीजिएगा और इसमें अगर कोई कमी लगी हो या कोई मतलब पॉइंट नहीं समझ में आया होगा
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।